अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तारीख गवाह है कि जब भी दुश्मन मुल्क भारत ने हमारी सरजमीन की तरफ मैली आंख उठाई है, पाकिस्तानी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक चट्टान बनकर खड़ी हुई है। अब गुज़श्ता रोज़ भारतीय बुज़दिलाना हमला ना सिर्फ बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है, बल्कि एक ऐसी ऊँची हरकत है जिसने भारत के मकरू अज़ाइम को दुनिया के सामने बेनकाब करके रख दिया है। बग़ैर किसी सबूत के शब खून मारकर भारत ने यह साबित कर दिया कि वो ना अमन का दाई है और ना हमसायगी के उसूलों का कायल। बुज़दिल भारतीय एयरफोर्स ने अपनी हुदूद में रहते हुए पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला किया। भारत की जानिब से पाकिस्तान के सूबा पंजाब में अहमदपुर शर्किया, मुरीद के सियालकोट और शकरगढ़, जबकि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कोटली और मुजफ्फराबाद को निशाना बनाया गया। और भारत की इन हमलों के नतीजे में 26 पाकिस्तानी शहीद, 46 अफराद ज़ख्मी हुए। अब भारत की जानिब से ये वार ना सिर्फ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला है, बल्कि खित्ते के अमन पर भी एक गहरा वार है, जिसका पाकिस्तान ने निहायत संजीदगी के साथ फौरी जवाब दिया। जांबाज शाहीनों ने भारत के तैयारों को उड़ता ताबूत बनाकर नया कब्रिस्तान आबाद कर दिया है। पाकिस्तान पर हमलावर 5 जदीद भारतीय जंगी तैयारे और 2 ड्रोन मार गिराए। तबाह होने वाले तैयारों में 3 रफ़ाइल और 1 सबोई SU-30 शामिल हैं। भारत के ये तैयारे भटिंडा, कनौर और उनतीपुरा के मकाम पर गिराए गए और यूं भारत की इज्जत का जनाजा निकल गया। अब बात सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी। भारत ने हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करने की कोशिश की है, अब इसको मजीद जवाब दिया जाएगा। और आज इसी हवाले से वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें चीफ ऑफ द आर्मी साहब जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत अहम अस्करी और सिविल क़यादत ने शिरकत की। इस अहम इजलास में भारतीय जारहियत पर कौमी सलामती कमेटी ने जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार दे दिया है। एलामिये में कहा गया है कि 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारत की जानिब से हमला किया गया। भारतीय अफवाज ने पाकिस्तान की सरजमीन पर मिसाइल, फ़ज़ाई और ड्रोन हमले किए। कौमी सलामती कमेटी ने भारतीय गैर कानूनी इक़दामात की शदीद मज़म्मत की और भारतीय इक़दाम को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करार दिया। इजलास के एलामी में कहा गया कि भारत के इक़दाम बैनुल अक़वामी कानून के तहत वाज़ेह तौर पर जंगी इक़दामात के ज़ुमरे में आते हैं। भारतीय फ़ौज की जानिब से मासूम शहरियों, खुसूसन ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाना इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है। भारतीय इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारतीय अफवाज ने सियालकोट, शकरगढ़, मुरीद के, बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद पर हमले किए। भारत ने झूठे इल्ज़ामात पर शहरी इलाकों को निशाना बनाया। मसाजिद और तनसीबात को नुकसान पहुँचा। एलामिया के मुताबिक भारतीय हमले से खलीज ममालिक की फ़ज़ाएँ और परवाज़ें भी ख़तरे में पड़ गई। नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को निशाना बनाना आलमी कन्वेंशंस की खिलाफ वर्जी है। शहरियों पर हमला इंसानियत और आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। 22 अप्रैल के बाद पाकिस्तान ने शफाफ तहकीकात की पेशकश की थी। भारत का हमला सियासी मकासद के लिए झूठ छुपाने की कोशिश है। जारी एलामी में कहा गया है कि कौम अफवाज की जुर्रत को सलाम पेश करती है, हर जारहियत का भरपूर मुकाबला करेंगे। आलमी बरादरी भारत को गैर कानूनी इक़दामात पर जवाब दे। पाकिस्तान अमन का हामी है, लेकिन खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान के मासूम अवाम पर हमला नाकाबिल बर्दाश्त है और नाकाबिल कबूल है। भारत ने एक बार फिर गैर दानिशमंदाना तर्ज़ अमल से खित्ते में आग भड़काई है। नताइज की तमाम तर ज़िम्मेदारी भारत पर आयद होगी। पाकिस्तान किसी भी वक्त, जगह और तरीके से अपने मासूम शहरियों की शहादत का बदला लेने का हक़ महफूज रखता है। इजलास के एलामिये में कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत पाकिस्तान को अपने दिफा में जवाब देने का हक़ हासिल है। पाकिस्तान किसी भी वक्त, जगह और तरीके से अपने मासूम शहरियों की शहादत का बदला लेने का हक़ महफूज रखता है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी का बदला लेने का हक़ रखता है। पूरी कौम किसी भी जारहियत के खिलाफ यकजहती और इस्तकामत से खड़ी है। अब कौमी कमेटी के इस अहम इजलास में यह तय किया गया है कि दुश्मन को अब सुख का सांस नहीं लेने दिया जाएगा। अब भारत, जिसको पाकिस्तान से जंग करने का बहुत शौक था, अब वो इस शौक की मजीद कीमत चुकाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बकौल पाकिस्तान एयरफोर्स की भारत के खिलाफ भरपूर और मौसर कार्रवाई ने गुज़श्ता रात को चांदनी रात बना दिया। आज भारत के बुज़दिलाना हमले पर कौमी असम्बली का इजलास भी हुआ। इस आम इजलास में भारतीय हमलों में शहीद होने वालों की इसाले सवाब के लिए फातह खानी हुई। वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली से आम खिताब भी किया, भारत के हमले की नाकामियों पर से पर्दा उठाया और उनका इस मुतालिक मज़ीद क्या कहना था, ज़रा उसकी एक झलक सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। वज़ीर आज़म की बकौल भारत के 80 के करीब जहाज़ों ने पाकिस्तान पर हमला किया, लेकिन पाकिस्तानी औकाब पूरे तरीके से तैयार थे और उन्होंने दुश्मन पर झपटते हुए उसके 5 तैयारे मार गिराए। अब वज़ीर आज़म की बॉडी लैंग्वेज से साफ ज़ाहिर है कि सिविल मिलिट्री क़यादत भारत की हर जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुत्तहिद है। इस वक्त मोदी के भारत में सफ़े मातम बिछी हुई, क्योंकि भारत के 5 तैयारे और ड्रोन्स तबाह होना भारत के लिए यकीनी तौर पर बड़ी शर्मिंदगी है, बड़ी सुबकी है। और अभी तो पाक फोर्सेस की जानिब से पार्टी शुरू हुई है, क्योंकि भारतीय तैयारे गिरना
तो एक ट्रेलर था, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। और इस पिक्चर का जो डायरेक्टर है, राइटर है और प्रोड्यूसर है वो हमारी पाक फ़ौज है, जो दुश्मन अच्छे से जवाब देगी। आज कौमी असम्बली के इजलास में बिलावल भुट्टो ने भी इस बात का इंदिया दिया। 5 जहाज गिराए हैं जैसे ये मच्छर थे जनाब स्पीकर, और ये और हमला करे और हम और इनके जहाज गिराएंगे। लेकिन अब आपने हमला किया है, आपने पाकिस्तान के बेगुनाह शहरियों पे, हमारा बेगुनाह बच्चों पे हमला किया है, हमारे सरजमीन पे हमला किया है। अब उनको तैयारी और हौसला रखना पड़ेगा, इसलिए पाकिस्तान का जवाब अब आना है। नरेंद्र मोदी ने नाम नेहाद भारत माता की मांग में जो सिंदूर भरा है, उसको जिस तरह से गुज़श्ता रात पाक शाहीनों ने तंदूर बना दिया और उससे आग के शोले उठने लगे, वो पूरी दुनिया ने देखा है। अब जाहिर है जिसके मांग में सिंदूर भरने की कोशिश की जा रही है, उसको भारतीय ज़बान में यूँ कहिए कि मंगलसूत्र देकर या छीन कर जो है विदुआ करने का वक्त भी हुआ चाहता है। अब अवाम हो या फिर सिविल मिलिट्री क़यादत, उन्होंने मिलकर दुश्मन को ये पैगाम तो दे दिया है कि पाकिस्तान एक पुरअमन कौम है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अमन हमारी को कमज़ोरी है। जब दुश्मन ने हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया तो पाकिस्तान ने नहायत नपे-तुले अंदाज में, बर वक्त, बड़े बेफिटिंग मैनर में मौसर जवाब देकर पूरी दुनिया को ये बावर कराया कि हम सिर्फ अमन की बात नहीं करते, बल्कि वक्त आने पर अपने दिफा का हुनर भी जानते हैं। हमारी फ़ज़ाइया ने न सिर्फ दुश्मन के जहाज़ों को मार गिराया, बल्कि ये वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान की फ़ज़ा सिर्फ फ़ज़ा नहीं है बल्कि कला है, जिसमें दुश्मन पर भी नहीं मार सकता। और जब दुश्मन ने सरहद पार से वार किया तो ना सिर्फ हमारी फ़ौज बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम एक सफ़ में खड़ी हो गई। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबकी ज़बान पर एक ही नारा था, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये सिर्फ एक फ़ौजी रद्द-ए-अमल नहीं था, बल्कि एक कौमी अज़्म का अमली इजहार था। आज दुनिया ने देख लिया है कि पाकिस्तान ज़िम्मेदार एटमी रियासत है जो सब्र और हिकमत को तरजीह देती है, लेकिन अगर मजबूर किया जाए तो दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाने की पूरी सलाहियत भी रखती है। आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उसका कहना कि भारत के बुज़दिलाना हमले के जवाब में पाकिस्तान ने अपने दिफा में जवाबी हमला किया। I want to make it clear that Pakistan only responded in self-defense. It is India which cowardly attacked Pakistan and violated our territorial integrity and sovereignty and killed innocent citizens, including children, women, and elderly. Pakistan reserves the right and will respond to this aggression at a time, place, and means of our own choice. Pakistan Zindabad, Afwaje Pakistan Paindabaad। DGISPR ने भारत के हमले और पाकिस्तान के फौरी रद्द-ए-अमल पर तफसीली गुफ्तगू की। अब पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने दुश्मन के खिलाफ कैसे कार्रवाई की और किस तरह भारत के 5 जहाज़ों को ज़मीन बोस किया, इस पर बात करते हैं। भारत पाकिस्तान के 5 जहाज़ गिराने के दावे तो मुस्तरद कर रहा है, लेकिन हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ये साबित करते हैं कि पाकिस्तान का ये दावा हकीकत पर मबनी कैसे है। अब जैसा कि एक फितरी सवाल आवाम के जहन में उभरता है कि पाक फ़ज़ाइया ने भारत के खिलाफ ये कार्रवाई कैसे मुमकिन बनाई, दुश्मन की सरजमीन के इतने अंदर घुसकर निशाना लगाना, वो भी बगैर बराह रास्त देखे ये कैसे मुमकिन हुआ, तो दर हकीकत हमें पाक फ़ज़ाइया की महारत और उसके ज़ेर इस्तेमाल जदीद हथियार, खुसूसन PL-15 मिसाइल की असल ताकत को समझने की ज़रूरत है। PL-15 एक नहायत जदीद चीनी साख्ता फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाला मिसाइल है, जिसे पाकिस्तान ने अपने जदीद लड़ाका तैयारे GF-17 ब्लॉक 3 में शामिल किया है। ये मिसाइल तवील फासले से दुश्मन के हवाई जहाज़ को निशाना बनाने की भरपूर सलाहियत रखता है। पहले इसकी रेंज 150 किलोमीटर्स थी, उसके बाद जब PL-15 ओरिजिनल चाइना की तरफ से मिला तो अब ये 300 किलोमीटर तक या उससे भी ज़्यादा मार कर सकता है। मगर इसका असल कमाल इसमें नस्ब जदीद खुदकार रहनुमाई के निज़ाम में है, जिसमें अंदरूनी समतनुमा निज़ाम और फाल जो हसासी निज़ाम है यानी रडार शामिल है, जो मिसाइल को दौरान परवाज़ अपने हदफ की जानिब दुरुस्त समत में उसकी डायरेक्शन देता है, रहनुमाई करता है। जब भारतीय फ़ज़ाइया के जंगी तैयारे जैसे कि SU-30 जैगुआर या रफ़ाइल पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद के करीब आते हैं या करीब आना चाहें, वो जहाज़ पठानकोट, बरनाला या बठिंडा जैसे हवाई अड्डों पर मौजूद हों, तो पाकिस्तान के ज़मीनी निगरानी निज़ाम जो कि फ़ौरन उनकी नकलो हरकत का सुराग लगाता है, ये निज़ाम रेडार, पैकेट्स, फ़िज़ाई निगरानी के तैयारे और दीगर हसास सेंसर्स पर मुश्तमिल होते हैं, जो दुश्मन के तैयारों की बुलंदी, रफ्तार और समत का लम्हा ब लम्हा जायज़ा लेते हैं। जैसे ही दुश्मन के तैयारे निशाने के काबिल फासले में आते हैं, पाकिस्तानी GF-17 तैयारा जो PL-15 मिसाइल से लैस है, मुसल्ला होता है और ये एक महफूज फासले से मिसाइल दागता है। मिसाइल इब्तदाई तौर पर ज़मीनी या फ़ज़ाई मरकज़ से राब्ते में रहकर मुसलसल मालूमात हासिल करता है। अब हुआ ये है कि रफ़ाइल तैयारों ने और जो 80 के करीब जहाज़ वहाँ से उड़े, वो हमारी टेरिटरी को तो क्रॉस करके, फ़ज़ाई हदूद को क्रॉस करके तो नहीं पहुँचे, लेकिन वहाँ से उन्होंने मिसाइल दागे हैं।
वहाँ से उन्होंने हमारे 24 टारगेट्स को लॉक किया था। 26 के करीब सिविलियन जो है वो जामे शहादत नोश कर गए, लेकिन हमने भी यहाँ से जो स्ट्राइक की है, जाहिर है हमने उनकी टेरिटरी को इंटरवीन नहीं किया, लेकिन PL-15 टेक्नोलॉजी की मदद से हमने उनकी टेरिटरी में घुसकर उनके रफ़ाइल तैयारों को मच्छरों और मक्खियों की तरह से ज़मीन बोस किया। और ये आग के धुएं जो उठते हुए हैं, ये ना सिर्फ भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किए, उन्होंने देखे, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के भी सामने है। अब व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड नाउ? सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग रहनुमा, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खलील ताहिर सिंधु साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि वे फॉरवर्ड क्या है, इस पे हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या है, और क्या हुकूमत का ये इस्तेहकाक अब सिक्योरिटी फोर्सेस को देने के बाद, इस तरह वज़ीर आज़म साहब ने वे फॉरवर्ड से मुतालिक तो बात नहीं की, लेकिन हर जगह पे ये ख्वाहिश ज़रूर है। बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे। तो अब क्या करने जा रहे हैं? क्या अब इज़ इट इनफ नाउ या रिटेलिएशन होगी? खलील ताहिर सिंधु साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब सबसे पहले तो ये कहिएगा कि जो कुछ हुआ उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग, पार्लियामान का इजलास और वज़ीर आज़म साहब का खिताब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को, फॉरेन मिनिस्टर को हमने सुना। व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड नाउ? क्या हम अब रिटेलिएट करेंगे या हम समझते हैं कि जो जवाब हमने देना था डिफेंसिव डोमेन के अंदर ऑफेंसिव स्ट्राइक से वो दे दिया है एंड दिस इज इनफ? अगर मेरी जाती राय पूछते हैं, मैं मुझे नहीं पता अभी पार्टी क्या फैसला करती है, लेकिन उन्होंने फौज को जो एलामिया जारी किया है, जिसमें क्योंकि मैं आई एम द स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, आर्टिकल जो 51 है यूनाइटेड नेशन चार्टर का, उसमें आपके पास सेल्फ डिफेंस का राइट है कि अगर कोई दूसरा कंट्री कोई भी किसी तरीके से मजामत करता है या किसी तरीके से दखल अंदाजी करता है। तो जाती राय मेरी ये है, जाती पर्सनली होनी भी ये सबकी होनी चाहिए वैसे तो, कि हमारे पास, उनके पास तो एविडेंस ही कोई नहीं थी ना। हमारे पास तो 26 लाशें पड़ी हुई हैं। हमारे पास तो हमारी जो मुकद्दस मकामात है, मसाजिद, हमारी मुकद्दस मसाजिद, उनको तो तबाह किया गया है। और छोटे छोटे बच्चों को, क्या बच्चे दहशतगर्द थे? तो मेरे ख्याल में ये तो हमने जो पहले किया है, ये तो हमने उनको रोका है और उनको हमने पसपाई बेशक करवाई है, लेकिन ये उसका हमें जो उन्होंने एक्शन किया उसका रिएक्शन तो आएगा ना जी, लाजमी। अगर आप आर्टिकल 51 को पढ़ेंगे तो नथिंग इज प्रेजेंट चार्टर शैल इम्पेयर द इनहेरेंट राइट ऑफ इंडिविजुअल्स और कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस इन एन आर्म्ड अटैक। तो ये इट्स वेरी क्रिस्टल क्लियर, वेरी वेल सेड खलील ताहिर सिंधु साहब। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड और हमारे पास क्या हो सकती है कि हमारे घर में 26 लाशें पड़ी हुई हैं? इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड हमारे पास क्या हो सकती है? वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स। उनके पास तो एविडेंस ही कोई भी। हाँ जी, एग्जैक्टली। तो हमें एज अ नेशन, आप समझते हैं कि रिटेलिएट करना है? अब हम रिटेलिएट किए बगैर नहीं बैठ सकते हैं जी। मेरी पर्सनल जो, मैं जाती तौर पर यही कहूंगा, चूंकि हमारे सिपह सलार और जिस तरह एयरफोर्स ने और आर्मी ने सारा जो भी जवाब दिया है, तो लेकिन ये तो हमने उनका एक्ट है उसका रिएक्ट किया है। लेकिन जो वो 26 बंदे मार के बेगुनाह बेचारे मासूम बच्चे, 2 बहन भाई थे और पता नहीं कौन कौन से लोग, 80 साल का बाबा था। तो मैं दोबारा फिर उधर आऊंगा कि वी हैव द कोजेंट एविडेंस। तो उनके पास तो किसी किस्म की कोई एविडेंस नहीं हो, एक बयानिया बना रहे थे, वो नहीं बना उनका। और फिर इंटरनेशनली, मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी यही गुजारिश है मेरी, मैं जाऊंगा अभी दोबारा, मैंने जाना जिनेवा, कि अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वो सालसी करें, ये करें, नहीं, अब वो हमारे साथ खड़े हों, क्योंकि हमारे पास तो एविडेंस है। हमने तो कुछ नहीं किया जी। तो हमने तो सिर्फ ये किया कि उन्होंने जब एक्शन किया तो जी बिल्कुल, हमने तो अपना राइट टू सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज किया है। लेकिन खलील ताहिर सिंधु साहब, एज फार एज इंटरनेशनल कम्युनिटी इज कंसर्न्ड है, आप समझते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से पाकिस्तान पर कोई प्रेशर आ रहा है, दबाव आ रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम? नहीं, नॉट एट ऑल। इवन जो पहली दफा हुआ कि ट्रम्प की जो स्टेटमेंट थी सुबह की, आपने देखा उसने लफ्ज शेम यूज किया भारत के लिए। और जब भी मोदी का ये आता है, मैं तो मरदूदी कहता हूँ उसको, मोदी भी नहीं कहता, तो ये बड़ा एक इंतहाई मतलब, और फ्रांस ने और दूसरे मुल्कों ने, टर्किया ने, चाइना ने, दूसरे ममालिक ने, और प्रेशर किस किस्म का प्रेशर जी, इस हवाले से खासतौर पे कि जब मर्जी को उठे। और अब हालात बड़े डिफरेंस हो गए हैं सर। अब वो हालात नहीं रहे जो 2003 में थे या पहले थे। अब तो आप देखें, आप भी एकेडमिक कुव्वत है, वो भी एकेडमिक कुव्वत है, लेकिन वो जो बयानिया बना रहे थे, जब भी उनका कोई इलेक्शन आता है मोदी का, जिसको बुचर भी कहते हैं पहले भी, तो बुचर ऑफ गुजरात, तो वो ऐसे ही करता है। आपको पता है, एक सिंपल सी बात है, यू आर माशाल्लाह वेरी इंटेलेक्चुअल एंकर पर्सन, कि उसका इलेक्शन की कैंपेन क्या आती है? मुस्लिम्स के खिलाफ, माइनॉरिटीज के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ। जो हमारी इलेक्शन कैंपेन थी वो कभी भी नहीं होती कि मीडिया पे हमला कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, नॉट एट ऑल। तो प्रूवन फैक्ट्स यही है कि जो कुछ उन्होंने किया उसका जवाब उनको मिलना चाहिए, और मेरा अपना ईमान है, मेरा परसेप्शन ये कहता है कि डेफिनेट उनको जवाब मिलेगा। और चूंकि पाक आर्मी को, जनरल मोहम्मद आसिम मनीर साहब को और दूसरे सबको, सिपह सलार को, उन्होंने टोटली आज क्योंकि जो मीटिंग थी उसमें उनको दे दिया, वे फॉरवर्ड भी दे दिया, और ओपन उनको है परमिशन के वो जब चाहें, जहां चाहें और जिस तरह भी चाहें वो काम कर सकते हैं। सेनेटर साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने आज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि इसके बाद
जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं वो इस्लामाबाद में बैठेंगे। तो क्या हम इस जी। जंग को सिफारती सतह पे लड़ना चाहते हैं या जंग की डोमेन के अंदर रह के कोई जो जाहिर है हमारी बड़ी हार्ड I think we have used all. I think we have to use all the tools. देखिए इंडिया का यही होता था कि वो बयानियां बनाता था। मैं चूंकि रहा हूँ सारे जिनेवा में 2 साल, मैंने देखा वहाँ पे उनको ये किस तरह से बयानियां बनाती हैं, किस तरीके से जो लोगों के खाने करते हैं, दूसरों गैर ममालिक के, और क्या क्या कितना खर्चा करते हैं, और एक राय हमवार करते हैं। फिर ये इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत ज्यादा वहाँ पे रखते हैं। तो ये हम उसमें थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि हमें भी दोनों लेवल में ये यूज करने पड़ेंगे। मेरी जाती राय है कि बहुत जल्दी एविडेंस ये दिखाने चाहिए ताकि वर्ल्ड लेवल पे इससे पहले कि कोई राय बने, हमें पता हो हमारे पास सबूत है, पर आप हमारे नहीं पास हर समझते चीज है सेनेटर साहब, मौजूद। नाउ इट हैज गॉन फार बियॉन्ड द गेम ऑफ नैरेटिव्स। क्योंकि आप अगर गेम ऑफ नैरेटिव्स की बात हो, आपने यहाँ अभिनंदन को छोड़ा था तो उसके बाद मोदी ने फिर नैरेटिव बना लिया था। नैरेटिव में तो वो नहीं, वो तो मेरे क्राफ्ट कर लेता हाँ है, जी। बट इट इज नॉट गेम ऑफ नैरेटिव्स। जी आई एम 100% एग्रीड विद यू, बट नैरेटिव ये जरूर बनाना चाहिए। नैरेटिव दूसरा कि आपको जो बैनुल अक़वामी ममालिक हैं, इंटरनेशनल जो कोवेनेंट हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, और दूसरा सफारती लेवल पे और हर लेवल पे वी मस्ट हैव टू प्रोड्यूस क्योंकि हमारे पास एविडेंस है। आज किसको नहीं पता कि हमने 26 लोगों के जनाजे पड़े गए हैं? सबको पता ना जी। मरीजगंज में मस्जिद शहीद हुई, सबको पता जी। जिधर जिधर भी उन्होंने हमले किए हैं, कितने लोग मरे हैं जी, कितने जख्मी हुए हैं, और मतलब ये एविडेंस इसके बाद फिर रह क्या जाता है जी। तो ये हमें इंटरनेशनल, चूंकि देखो हम रह रहे हैं जी ग्लोबल विलेज में, ग्लोबल सिटी भी नहीं, अब तो ग्लोबल विलेज है, तो वी हैव टू शो देम, क्योंकि वो यही काम करता है। मतलब मैं उनके टीवी पे देख रहा था, वो और बयानियां बना रहे हैं कि जी हम पे हमला, हमारे जो मार दिए गए जहाज। भाई आप इधर क्या लेने आए थे? आप इधर मतलब चने खाने आए थे क्या? चाय पीने आए थे दोबारा के? हम चाय पी के आते हैं पाकिस्तान से? आपने हमारे लोगों को, हमारे बहन भाइयों को शहीद किया है, तो इसका भरपूर जवाब भी देना चाहिए। और नैरेटिव इस हवाले से बहुत जरूरी है, दूसरे हवाले से, एक के सफारती सतह पे और इंटरनेशनल लेवल पे, स्पेशली जो सिक्योरिटी काउंसिल में हम गए हैं, you know that there are 15 members और 9 members, we need the 9 members to pass the resolution। तो इस हवाले से ये कैंपेन और ये कन्विंसिंग कैंपेन जो ये बहुत जरूरी है, और ये हम पूरी कौम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है सर कि आप देखें कि पूरी कौम आज भी लोग नारे लगा रहे हैं। और आज जो असेंबली का इजलास हुआ, आई एम वेरी हैप्पी ऑन द पीटीआई आल्सो कि दे सेड कि वी आर टुगेदर। आज कोई इख्तलाफी बात नहीं होगी। आज सबसे पहले पाकिस्तान ही है जी, हमारी सबकी रेड लाइन तो पाकिस्तान है। या हमारा सफेद झंडा है, अपना हरा सबज और सफेद हलाली परचम जो हमारा, वो हमारी रेड लाइन है। तो जब उसके बाद जाएंगे, और ये कोई तरीका नहीं कि वो बंदे भी मार दें और जाके सफेद झंडा लहरा दें। इसके क्या मतलब है कि कल को फिर बंदे मार के फिर वो झंडा लहरा देंगे तो हम जंग बंद कर देंगे? नो, नॉट एट ऑल। इसका जवाब दो कम से कम। मेरी अपनी राय है कि मेरा अपना अंदाजा जो मेरा है पॉलिटिक्स में भी और एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, कि कोई ना कोई आपको वी हैव टू गिव द आंसर टू देम। तो आपको लगता है कि अभी एस्केलेशन होगी? मोदी अनप्रडिक्टेबल आदमी है जी, 100%। उसका कोई पता नहीं वो किस वक्त क्या करता है। लेकिन एक बात जरूर हुई है कि वो जो इंटरनेशनल उसकी हेल्प थी और इंटरनेशनल जो ग्रुपिंग्स करना चाहता था, और खासतौर पे अमेरिका को साथ मिला के, वो उसके साथ से काफी चीजें दूर चली गई हैं। और आज जो अगर आप पढ़े हैं, राइटर्स का पढ़े या दूसरे 2-3 मैंने देखे हैं रिसेंट अखबार, उन सब ने उन्हीं को कंडेम किया और लिखा कि उन्होंने गलत किया और जंग उन्होंने स्टार्ट के लिया। बट खलील ताहिर संधू साहब, अब तो ये शुड वी वेट फॉर मोदी टू डू समथिंग, या अब हमें हमारा कुछ करने का वक्त है? नो नो, मैंने पहले भी भाई आपसे किया रिक्वेस्ट की, मेरी हमको सबमिशन यही है कि वी शुड नॉट वेट फॉर के अगर दोबारा करोगे तो ऐसा करेंगे, दोबारा करोगे तो ऐसा करेंगे। नो, नॉट एट ऑल। उसने तो कर दी है और हमारे पास एविडेंस है। सबसे बड़ी बात तो मैं बार बार यही आपसे हमको सबमिशन कर रहा हूँ कि वी हैव द प्रूवन फैक्ट्स, 26 बॉडीज मार्टर्स। तो इसलिए मतलब आपको उसका जवाब तो देना पड़ेगा, डेफिनेटली देना पड़ेगा। तो मेरा अपना ईमान कहता है कि जिस तरह से कौम इसमें इकट्ठी है। जी, दिस इज द राइट टाइम। लास्टली, आप ये समझते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जैसे ऑन बोर्ड आ रही है, या हम डिप्लोमेटिकली इंगेज कर रहे हैं, इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर बता रहे हैं कि क्या हुआ है, जितना ज़्यादा टाइम गुजरेगा, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को रिटेलिएट करना आसान हो जाएगा, या टाइम गुजरने के साथ साथ मुश्किल होता जाएगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर बढ़ता चला जाएगा? मेरा ख्याल है जी, जिस तरह से ये जो मैंने आज सारे पढ़े हैं, हर चीज देखी है, उसमें किसी जगह पे भी ये नहीं है कि अपना उनका ये वाला इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि सब ने उन्हीं के बारे में बात की है कि उनकी तरफ से ये सारा हुआ है। आई हैव रिसीव्ड सो मेनी कॉल्स फ्रॉम द इंटरनेशनल एम्बेसडर्स एज वेल एज इंटरनेशनल न्यूज कंसर्न्स। आई नो ऑल दिस पीपल। तो सारे ने उन्हीं को कहा है, तो अब ये कोई प्रेशर नहीं आएगा और डेफिनेट यू विल सी। क्योंकि दूसरी तरफ जो दुश्मन है ना जी, वो अनप्रडिक्टेबल है ना। हमने तो फिर भी मैं समझता हूँ बहुत अच्छा मुकदमा लड़ा है प्राइम मिनिस्टर साहब ने और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, और हमेशा डायलॉग की पेश की, और किसी से भी इंटरनेशनली किसी भी एजेंसी से। लेकिन उनके पास चूंकि एविडेंस ही कोई नहीं किसी किस्म की,
इसलिए और रहा था दोनों की शेर है कि मतलब सर है कि पता नहीं शहर में चुनाव आ गया है या और पता नहीं जी सरहदों पे कोई दबाव आ गया इस तरह से, मुझे पूरा आ नहीं रहा। तो ये इस हवाले से उसकी उसका तरीका सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सच कहो, चुनाव है क्या? हाँ कुछ इस तरह हाँ, है जी। वाह 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 वाह, थैंक यू वेरी मच ठीक, सर, रियली रियली या बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर खलील ताहिर सदुस साहब हमारे साथ मौजूद थे। जाहिर है अगर उसमें कोई मोदी का पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट था तो सोचने की बात तो ये भी है कि इस अटैक के बाद क्या वो इंटरेस्ट सर्व हो गया, और अगर मोदी का इंटरेस्ट सर्व हो गया है और वो पॉलिटिकल माइलेज और गेन ले रहा है तो व्हाट आर वी अप टू? सवाल, क्वेश्चन रिमेन्स द सेम। सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हमें ज्वाइन करेंगे इस ब्रेक के बाद। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, ये सवाल उनके सामने रखें। इस वक्त सीनियर तज्जियाकार अब्दुल्ला गुल साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब्दुल्ला गुल साहब, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बाद राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू हो या ख्वाजा आसिफ साहब की हो, उससे लगता ये है कि जो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड करना था पाकिस्तान ने कर दिया है। इसके बाद हम भारत का इंतज़ार करेंगे, अगर वो कोई मिस्ड एडवेंचर करता है तो फिर हम रिटेलिएशन का सोच सकते हैं। क्या ऐसा ही है इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन ऐसी ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ये मेरे ख्याल में राना सनाउल्लाह साहब जो हैं ये कौम की तर्जुमानी नहीं कर रहे, और मैं अगर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट है। उसकी वजह यह है कि बड़ा वाज़ेह पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग के बाद एक बात तय हो गई है। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को ये इख्तियार दे दिया है कि वो राइट टू रिस्पॉन्ड अपनी वक्त, अपनी जगह और अपने मर्जी का टारगेट जो है वो चुन सकते हैं, और जाहिर है ये हमारे पास इख्तियार आ गया है। दूसरी बात यह है कि ये कोई तरीका नहीं है। देखें, पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो ये देख रही है कि 4 जगह के ऊपर इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो हमारी वायलेट हुई है, शकरगढ़ के अंदर, शरकपुर के अंदर, और इसी तरीके से आपने देखा भावलपुर के अंदर, और फिर जो तीसरी जगह, चौथी जगह जो है मेरे ध्यान से निकल गई, तो उसके ऊपर ये सारे हमला हुआ, और बाकायदा उन्होंने जो है इसके ऊपर इंटरनेशनल बाउंड्री वो किया। पाकिस्तान ने तो दिफा किया ना, पाकिस्तान ने अभी रिस्पॉन्ड नहीं किया, पाकिस्तान ने दिफा किया। राइट टू रिस्पॉन्ड हम रखते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद जो है आमना बलोच जो हमारी सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स हैं, वो मेरे ख्याल में गैर मुल्की जो सफरा हैं उनको एक ब्रीफ कर रही हैं, और उसका मतलब यही है कि पाकिस्तान को बताना चाह रही हैं कि पाकिस्तान ये हक बजानिब होगा कि अगर वो रिस्पॉन्ड करे। ठीक है, पाकिस्तान ने इसके बदले में 5 जहाज गिराए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्या हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को या डिप्लोमेट्स जो इस वक्त इस्लामाबाद में उनको ये बताना चाह रहे हैं कि भारत ने क्या किया, या फिर हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए ये हुआ है, इसके नतीजे में हम ये करने जा रहे हैं और हमें पूरा इस्तेहकाक हासिल है कि हम रिटेलिएट करें? क्या हम इस मामले को डिप्लोमेटिकली हल करना चाहते हैं या फिर हम रिटेलिएशन के जरिए से हल करेंगे? अब्दुल्ला गुल साहब, नहीं, देखिए, हम डिप्लोमेटिकली हल करना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इस टाइम पे डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का तो भारत शिकार हो गया है। पाकिस्तान दोनों करेगा, पाकिस्तान ये भी बताएगा कि ये भारत ने किया है, और पाकिस्तान ये भी बताएगा कि पाकिस्तान को ये हक हासिल है। और मुझे लगता है कि अगले 24 घंटे के अंदर आपको कुछ ना कुछ जरूर नजर आएगा, फायरवर्क नजर आएंगे और आने चाहिए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल मासूम जानों को नुकसान पहुंचाया है, भारत ने दहशतगर्दी की है, उसकी फौज जो है वो एक मर्सनरी आर्मी है, वो दहशतगर्द को एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म कर रही है। अभी जो एक मेजर सूबेदार और सिपाही के जो बाकायदा इररिफ्यूटेबल एविडेंस जो है आर्मी जो हमारे DGISPR ने दिए हैं अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो क्या है? तो फिर इसका मतलब यह है कि भारत की फौज जो है वो तो एक दहशतगर्द फौज है। अगर ऐसी सूरत के अंदर हम जो है कोई इस किस्म की कार्रवाई करते हैं, उससे ये साफ सी बात है, आई एम सॉरी, आई बी वेरी ब्लंट, लेकिन वो लगेगा कि नूरा पूछती है कि जनाब ठीक है, उन्होंने मार लिया, हमने मार लिया, उसके बाद वो भी ठंडे हो गए, कोई गैर मुल्की जो है दरमियान में पड़ गए, उन्होंने मामला जो है रफा दफा करा दिया। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तानी कौम जो है वो ये जानती है, और मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं ये पाकिस्तान के हवाले से मैं कोई ये नहीं, ये एक ऑलरेडी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है जिसका आज ऐलान जो है हमारी जो सुबह की मीटिंग हुई थी उसके अंदर ये हो गया हुआ है, ऑलरेडी ये बता दिया गया है। ये नहीं है कि राना सनाउल्लाह साहब जो है वो ये ख्वाहिश जरूर होगी राना सनाउल्लाह की कि ठीक है जी हमने जो करना था वो कर दिया, अब अगर भारत, देखें
हम 6 महीने बाद दोबारा जंग में खड़े होंगे, पानी रुका होगा, उस टाइम पे दुनिया जो है वो हमारी तवज्जो का मरकज नहीं बनेगी, क्योंकि वो उस टाइम पे दुनिया जो है उसके और जो है वो मामलात बढ़ जाएंगे। सबको पता है भारत ने ज्यादती की है, पाकिस्तान ने जो है वो उनको ज्वाइंट इंक्वायरी के लिए कहा, पाकिस्तान ने कहा कि इंटरनेशनल आजाद जराये से इंक्वायरी कर लो, हम अपने लिए तैयार हैं। इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट जो है वो आई है कि उसने इसको शेमफुल एक्ट जो है वो कहा गया है। तो ये तमाम जब बातें हैं आज पाकिस्तान के फेवर में, लेकिन क्या भारत जो है, आप मुझे बताएं, आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर मुलविस नहीं था? क्या भारत जो है वो टीटीपी को फंड नहीं करता, उनको ट्रेन नहीं करता? क्या भारत जो है वो बीएलए के पीछे नहीं है? क्या वो बलूचिस्तान के ऊपर 151 का डोजियर जो 151 पेज का दिया था यूनाइटेड नेशन के अंदर नवाज शरीफ की हुकूमत ने, क्या वो गलत था? क्या कुलभूषण यादव जो है दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा दहशतगर्द नहीं है, जिसके ऊपर 9 साल से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर मुकदमा चल रहा है? क्या टाडा पोटा और स्पेशल पावर्स एक्ट जैसे काले कवानीन करके आए दिन वो रोजाना एलओसी के ऊपर जो है वो फायरिंग नहीं करता? क्या आप कारगिल को देख लें, आप जो है कश्मीर को देख लें, आप मकबूजा कश्मीर को देख लें, तो पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है, जो आए दिन पाकिस्तान के अंदर भी टेररिज्म हो रहा है, वो आप मुझे बताएं कौन करता है? अब ये तमाम बातें, वो चौथा टारगेट था सॉरी मुरीद के ऊपर हमला किया, मासूम लोगों को जो है निशाना बनाया, औरतों को, बच्चों को निशाना बनाया गया, साथ आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के हाथ मौका लग गया है, जमीन हमवार है, हालात बड़े कंड्यूसिव हैं, दिस इज द राइट टाइम टू स्ट्राइक बैक? Oh, of course, I do expect कि we must strike back because this is going to contain them. अगर हमने नहीं किया तो फिर ये इनके जो है ना, ये आपको मालूम है, ये ओछे हो जाते हैं और ये फिर समझेंगे कि शायद पाकिस्तान को हमने जो है ना पिन डाउन कर लिया है, हम जो है वो उनके साथ सुप्रीमेसी में। इस टाइम पे भारत की इकोनॉमी का जनाजा निकल गया है, $1 बिलियन के तो सिर्फ उन्होंने जहाज गंवाए हैं, और उसके अलावा ये दिखे ना, ये भी बयान नहीं देना चाहिए था कि जी हम उनके 10 जहाज मार सकते थे लेकिन हमने 5 मारे। क्यों भाई, हमने 10 मारने थे, 10 मारते, हम क्यों नहीं मार सकते थे? हमें मारने चाहिए थे। लेकिन जो भी है, मसलियत भी है, ठीक है, डिप्लोमेसी भी है, बहुत सारे एंगल्स हैं जो शायद हम ना देख सकते हो, जो इस टाइम पे हेल्म ऑफ अफेयर्स पे लोग बैठे में वो देख रहे होंगे। लेकिन मैं एज अ लेमैन बात कर रहा हूँ, आई एम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए पार्टी, इसलिए मुझे मालूम है कि जो नौजवान नस्ल है, जिनकी आज पूरी पाकिस्तान फौज के साथ, रियासत के साथ जो है हमदर्दियां खड़ी हैं और वो पूरी जील के साथ जो है इसके साथ खड़े हैं, कल को वो जो है उनको भारत का प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा एक दफा फिर उनके ज़हनों को प्रागंदा करेगा, जिसके नतीजे के अंदर हम एक और मुश्किल होगी। जाहिर है एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा सर, एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि अगर आज आप स्ट्राइक बैक नहीं करते तो एक प्रेसिडेंट, लेकिन देखिए सर, राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट को तो आप कोई वेटेज नहीं दे रहे, बट प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो तकरीर की, आप उसके अंदर भी तो कहीं वे फॉरवर्ड का जिक्र तो नहीं था किसी जगह पे कि हम क्या करने जा रहे हैं? नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने, देखें, प्राइम मिनिस्टर तो जिम्मेदार आदमी है, उन्होंने जो बोलना था, उन्होंने जो कहना था, वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कह दिया। देखें, इंडिया डरा हुआ है, इंडिया इस टाइम पे जो है वो कांप रहा है, उनको मालूम है। देखिए, मैं, आप मेरे साथ 1 घंटा डिबेट कर लें, मैं आपको बता दूंगा कि इंडियन फौज इस टाइम पे इस पोजीशन में नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो काउंटर इंसर्जेंसी और अर्बन वॉरफेयर के लिए तैयार की गई, जो 7 लाख फौज कश्मीर के अंदर है। दूसरी जगहों पे जहां फौज डिप्लॉयड है वहां वो हमला कर नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि उनकी फौज की डिप्लॉयमेंट इस टाइम पे जो है वो, क्या बंगाल से फौज उठाएंगे, क्या वो जो है नक्सलाइट एरिया से जो है वो फौज उठाएंगे, कहां से फौज लाएंगे? ये क्या हवा में आ जाएगी फौज? तो इसलिए, और एयरफोर्स का हालम आपने देख लिया, कन्वर्जन नहीं मुकम्मल की थी। राफेल के ऊपर आप देखें, राफेल का किस तरीके से जो है उनके शेयर्स मार्केट में गिर गए हैं, और दूसरी जगह 18% शेयर जो है JF-17 के वो ऊपर चढ़ गए हैं। इस टाइम पे वो कांप रहे हैं, डर रहे हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान के सामने देखें, जिस फजाइया के 5 तैयारे गिर गए हो, आप मुझे बताएं कि कितनी मेंटल सुपीरियोरिटी हमने जो है वो हासिल कर ली है, कितना बड़ा एडवांटेज हमने हासिल कर लिया है, हमारी मॉरल पोजीशन स्ट्रेंथ में है। अगर हम ये इस टाइम पे अगर जो वीकनेस दिखाएंगे तो फिर देन बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्रेसिव स्टार्ट फ्रॉम इंडिया अगेन एंड अगेन। अगर हमने उनको इस टाइम पे जो है ना, जिसको कहते हैं ना कि सही बिफिटिंग रिस्पांस अगर हमने दे दिया, तो पानी का मसला भी हल होगा और इंशाल्लाह ताला टेरिटोरियल भी। और एक बात जो मैं 24 न्यूज को सिर्फ कह रहा हूं, देखें,
मैं ये चाहता हूं कि इस टाइम पे फिर बात यहां ना रुके, बात आए कि आर्टिकल 370 और 35A को दोबारा जो है वो अमल में लेके आओ और फिर वही पोजीशन जो 2019 5 अगस्त से पहले थी उसके ऊपर लेके आओ, तब हम बात करेंगे। वरना कीप गिविंग देम गुड रिस्पॉन्स विच दे डिजर्व बैडली। इस टाइम पे उनका जो है ना वो एहतसाब पूरा, उनका पूरा हिसाब जो है हमें चुकता करना चाहिए, क्योंकि ये हो गया हम अच्छा बच्चा बन के किसको दिखा रहे हैं, किसने हमें दुनिया में सॉफ्ट इमेज बनने के ऊपर, तो हमारे लिए जो है किसी ने हमें मदद की, किसी ने हमारे लिए जो है साहब ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या कर, आपको लगता है कि किसी जगह पे वो भी इंटरवीन कर रहे होंगे, को प्रेशर आ रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से भी, और जितना ज्यादा वक्त गुजरता जाएगा और डिप्लोमेटिकली अगर हम इसको एंगेज करने की कोशिश करेंगे उतना मुश्किल हो जाएगा? हाँ, वीकनेस विल इनवाइट एग्रेशन। देखें, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके रिस्पांस से पहले पाकिस्तान को जो करना है वो करना चाहिए। हम वी आर अ रिस्पॉन्सिबल, वी आर अ पुरअमन न्यूक्लियर स्टेट, हम नहीं चाहते किसी के साथ, लेकिन अगर हम पर कोई मारेगा, हम पर काम करेगा, फिर हम उसको जवाब देंगे। देखें, जब नंबर गेम के ऊपर बात नहीं जाया करती, हमेशा गैरत के ऊपर बात जाया करती है, कौमी हमियत के ऊपर बात जाया करती है। कोई अगर ये, वरना तो देखे ना 313 को मैदान के अंदर जो है वो कामयाबी कभी ना मिलती 1000 के मुकाबले में। जो सलाउद्दीन अयूबी हैं वो कभी भी जो है 13 लाख के लश्कर के मुकाबले में 30,000 कभी भी कामयाब ना होते। इस तरह से तो बहुत सारी फिर मिसालें मौजूद हैं, और फिर पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस ही ना होती, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है इसलिए पाकिस्तान तो एग्जिस्ट ही ना करता। ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान जिद है इंडिया की, और हमने इस बार उनको प्रोफेशनलिज्म में मार दिया है। राफेल के लोग जो है ना, वो आप मुझे बताएं, राफेल आ जाना सिर्फ काफी नहीं होता, प्रोफेशनलिज्म भी कोई एक चीज होती है। एंड वी आर फार सुपीरियर टू इंडियन एयरफोर्स। अब हमारा नेवल रिस्पांस भी आना चाहिए, और वो आएगा, आपको नजर आएगा कि नेवल रिस्पांस आएगा, आपको नजर आएगा कि हमारा मिलिट्री रिस्पांस आएगा, और हमारा फुल स्पेक्ट्रम ऑफ मिसाइल सिस्टम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट है। और जिस तरीके से हमने उनको टारगेट किया, अभी तक हमने तमाम उनके जो दिफाई टारगेट्स थे उनको निशाना बनाया है। इसके बाद हमारा जो टारगेट है दैट कुड बी देयर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर टू, और वी रिजर्व द राइट टू रिस्पॉन्ड। और इस टाइम पे जो उनको $1 बिलियन ये नुकसान हुआ, और बिलियन से ज्यादा डॉलर उनका दूसरा नुकसान हुआ। 13% लोग जो हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो वहां से भागना चाह रहे हैं। उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि ये वॉर जोन है और हम यहाँ से जाना चाह रहे हैं। जो उनके कंटेनर्स हैं उनके ऊपर वॉर जो चार्जेस हैं, वॉर टैरिफ जो है वो पर कंटेनर $100 से लेके $200 मजीद आयद हो चुका है। उनकी जो इस टाइम पे एयरलाइंस हैं वो खसारे के अंदर जाना शुरू हो गई हैं बिकॉज ऑफ देयर लॉन्गर फ्लाइट्स। उनके जो 2 से 4 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, फ्यूल ज्यादा लग रहा है। और इसी तरीके से जो इंडिया का अंदर जो एक मेरे ख्याल में एक डिबेट जो है वो चल पड़ी है इस टाइम पे, नरेंद्र मोदी हैज लॉस्ट हिज नर्व्स, और वो फौज के पीछे छुपना चाह रहा है और उसको सामने आना चाहिए। असल बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी मस्ट कम इन फ्रंट एंड टेल द वर्ल्ड क्लियरली एंड स्क्वायरली कि हाँ, हमारे जेट मारे गए हैं एंड वी ओ एन अपॉलॉजी टू पाकिस्तान। यही बात आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कही थी कि हम उनसे अब माफी मंगवाएंगे। माफी मांगनी चाहिए, और पाकिस्तान जो है अगर राइट के ऊपर है, then why must Pakistan bend? Let the other side bend if we are at right. और कितनी देर में आप ये रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेरे ख्याल है कि आज रात या फिर बी प्रिपेयर्ड फॉर द फायरवर्क्स टुमारो। इंशाल्लाह पाकिस्तान को मजबूत जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान की कौम की तसल्ली और तशफ़ी होनी चाहिए। मासूम जानों का बदला लेना चाहिए। हमने पहले भी जो है जाफर एक्सप्रेस के ऊपर जो है जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग एंड वेमेंटली वी शुड हैव रिएक्टेड, वी डिड नॉट। दैट्स व्हाई इन लोगों के दिमाग में जो है वो खलल भर गया। इनका खलल निकालने की बहुत जरूरत है इस टाइम के ऊपर। इनको जब तक के अगर पूरे कद के साथ पाकिस्तान खड़ा हुआ, खुदा की कसम पूरी दुनिया भी खड़ी हो जाए ना, तो पाकिस्तान का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ईरान हमारे साथ खड़ा हुआ है, तुर्किया हमारे साथ खड़ा है, इस टाइम पे अजरबैजान हमारे साथ खड़ा है। व्हाई आर वी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग? बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब आपके वक्त के लिए। अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा कैटेगोरिकल स्टार, मैसेज इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
तहरीक इंसाफ एक तरफ पाक फौज के साथ इजहार यकजहती कर रही है तो वहीं वो दूसरी जानिब अभी भी मज़ामती सियासत को तरजीह दे रही है। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम होने की बजाय मजीद बढ़ रही हैं। जैसे कि पहले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने साढ़े 9 मई के मुल्जिमान को सजाएं सुनाई और अब सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में अपना फैसला सुना दिया है, जिसमें मुल्जिमान के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल के अमल को जारी रखने की हिदायत दी गई है। अदालत उस्मा ने फैसला 5-2 के तनासुब से सुनाया है। अदालती फैसले में आर्मी एक्ट की कलअदम करार दी गई शकें भी बहाल कर दी गई हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने फैसले से इख्तलाफ किया है, जबकि अक्सरियत फैसला देने वाले जजेस में जस्टिस अमीरुद्दीन, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने वज़ारत दिफा और दीगर अपीलें मंजूर कर ली हैं और 23 अक्टूबर तक का जो फैसला था वो कलअदम करार दे दिया है। अदालती फैसले में आर्मी एक्ट की शिक 21D और 21D2 और 59(4) बहाल कर दी गई हैं और फैसले में ये भी कहा गया है कि हुकूमत 45 दिन में अपील का हक देने के हवाले से कानून साजी करे। हाई कोर्ट में अपील का हक देने के लिए आर्मी एक्ट में तरामीम की जाएँ। फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील का हक देने के लिए मामला हुकूमत को भिजवा दिया गया है। अब कानूनी एतबार से यह फैसला इस बात की तस्दीक करता है कि बाज़ मखसूस हालात में सिविलियन अफराद का कोर्ट मार्शल किया जा सकता है। ये फैसला ज़ाहिर करता है कि अगर कोई सिविलियन शख्स मुसल्लह अफवाज की तनसीबात या एहलकारों पर हमले में मुलव्वस हो या हसास मालूमात की चोरी या नुकसान का मर्तकब हो तो उस पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है। प्रोग्राम के वक्त अपनी साथ मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।